वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स एंड कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की लास्ट वीडियो कर रहे हैं 13th पे। और इसमें हम फोकस करेंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आंसर 41 टू 60 पे, जो कि आई कैप स्टडी टेक्स्ट 2020 से कंटेंट लिया गया है। एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। क्वेश्चन 41 है कि एन एग्रीमेंट बाय एन ईडियट। ईडियट एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जो परमानेंटली अनसाउंड माइंड का पर्सन होता है। तो ऐसे पर्सन के साथ जो एग्रीमेंट है वो वॉइड एब इनिशियो होगा। एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज आल्सो वॉइड एब इनिशियो। तो यहाँ पर जो है वॉइड वाली बात भी लिखी हुई है, वॉइड एब इनिशियो की बात भी लिखी हुई है। ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो वॉइड एब इनिशियो का बनेगा। तो आंसर देखते हैं। आंसर जो है वो ए दिया हुआ है, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन में ये आंसर बी होना चाहिए। क्वेश्चन 43 जो है, दैट इज एग्रीमेंट मेड विद अ माइनर फॉर बेसिक नेसेसिटीज। ये वाइड ही होता है, लेकिन प्रॉपर्टी हो अगर माइनर की तो उससे रिकवर किया जा सकता है। तो इसे वैलिड या वॉइडेबल अनइन्फोर्सेबल नहीं कहेंगे। वॉइड है बट मनी इन्वॉल्व इज रिकवरेबल फ्रॉम स्टेट और प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 44 है, देयर आर सम डिस्क्वालिफिकेशंस इम्पोज्ड ऑन सर्टन पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, चूज द इनकरेक्ट वन। कन्विक्ट के ऊपर कन्विक्ट भी डिस्क्वालिफाइड है, एलियन एनिमी भी डिस्क्वालिफाइड है। सॉल्वेंट नहीं, इंसॉल्वेंट डिस्क्वालिफाइड होता है। तो इनकरेक्ट वन इज दिस। फॉरेन सॉवरन भी लिस्ट में शामिल है जो डिस्क्वालिफाइड होते हैं। सॉल्वेंट जो है वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है, इंसॉल्वेंट डिस्क्वालिफाइड होता है। तो सॉल्वेंट का मतलब यहाँ पर होता है ऐसा पर्सन जो अपने डेट्स पे कर सकता है। 45th क्वेश्चन है हमारा कि माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट बिकॉज क्रिएशन ऑफ एजेंसी डज नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन। ये बात तो ठीक है, लेकिन इसका माइनर के कॉन्सेप्ट के साथ कोई लिंक नहीं है। एजेंट मेक्स एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो जो लाइबल होगा वो प्रिंसिपल होगा, और माइनर जो है वो फिर माइनर एज एन एजेंट लाइबल नहीं होगा। तो ये लॉ अलाउ करता है, और ये मेन रीज़न है। तो ये करेक्ट होगा। द माइनर हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी, दिस इज सिंपली अ डेफिनेशन ऑफ माइनर। Agreement made by minor is void, therefore principal is on safe side. No, principal is not on safe side. Principal would be liable for that contract in which minor was his agent. So B option is correct one. 46 देखते हैं जी अब। A person is said to be of sound mind if he is mentally fit for making decisions. To some extent बात ठीक है। He is capable of understanding contract and forming rational judgment about it. ये proper जो लीगल परस्पेक्टिव है उसके मुताबिक बात है। ही हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज ऑफ साउंड माइंड बाय द डॉक्टर। मोस्टली तो माइंड की जो साउंडनेस है वो एक डॉक्टर से ही कंफर्म की जाएगी, लेकिन जो लीगल वर्डिंग है वो बी ऑप्शन में कवर हो रही है। ही कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन ऑब्टेन बेनिफिट, यस, बट इफ़ ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंसेज, तो फिर चाहे बेनिफिट हो या लॉस हो वो मैटर नहीं करता। कंसिक्वेंसेज को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, रैशनल जजमेंट ज़रूरी है। तो बी ऑप्शन जो है वो लॉ की वर्डिंग के मुताबिक मोस्ट अप्रोप्रिएट है। 47th है, एलियन एनिमी कैन नॉट मेक एग्रीमेंट विद पाकिस्तानी सिटीजन बिकॉज, रीज़न क्या है? ही इज़ नॉट अलाउड टू डू सो बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिज कंट्री। उसकी कंट्री की गवर्नमेंट अलाउ करे या ना करे इससे तो फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो अपना लॉ अप्लाई करते हैं। एग्रीमेंट मेड बाय हिम मे नॉट बी इन हिज इंटरेस्ट। इसी तरह अपने इंटरेस्ट का जो जिम्मेदार है वो खुद है, वो हमारा फोकस नहीं होगा। ही इज़ लीगली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, और ये आंसर होना चाहिए। एग्रीमेंट में नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, यस मे बी और मे नॉट बी, बट ये कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते क्योंकि जो लॉ है वो उसको लीगली डिस्क्वालीफाई कर देता है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अ कन्विक्ट जो गिल्टी ऑफ क्राइम है मे बी डिबार्ड फ्रॉम मेकिंग एग्रीमेंट फॉर 1 month ओनली, फॉर एवर, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और व्हेन ही वाज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस। जब वो कन्विक्टेड होता है उसी टाइम के लिए होता है जब उसकी इम्प्रिजनमेंट पूरी हो जाती है या पेरोल पर होता है, तो तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम भी इसको कुछ हद तक कह सकते हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन डी बनेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पर्सन इज अफेक्टेड बाय,
हिज एज, जो माइनर है उसमें भी एज होती है, और बाज़ात किसी शख्स की एज अगर बहुत ज़्यादा हो, इतनी ज़्यादा बुढ़ापे की वजह से वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, तो वो भी फैक्टर आ जाता है। लेकिन माइनर वाला पॉइंट ही एज की के लिए ज़रूरी है। हिज साउंडनेस ऑफ माइंड, वो भी कवर हो जाता है। बाय लॉ टू विच ही सब्जेक्ट, क्योंकि हो सकता है उस लॉ में वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, जैसे फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स होते हैं, या इंसॉल्वेंट हो जाता है, एंड सो ऑन। तो बाय ऑल अबव फैक्टर्स करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कॉर्पोरेशन और कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। जी बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट में तो एंटर हो सकते हैं, बस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के स्कोप को देखना पड़ता है। फॉरेन एम्बेसडर कैन बी सूड इन by Pakistani citizen for enforcing rights of agreement. No, incorrect. Married woman can make agreement regarding joint property of husband and wife. Joint property है तो दोनों को एग्रीमेंट करना पड़ेगा, वन ऑफ देम नहीं कर सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। लुनेटिक हैज़ नो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी एट ऑल, नहीं ये गलत है। लुनेटिक जो है वो एक टेम्परेरी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होती है, तो जिस टाइम पे उसका साउंड माइंड होता है एट दैट टाइम ही कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो एट ऑल वाली बात गलत है। A minor becomes liable for basic necessities supplied to him. After attaining age of majority, no. After minor makes promise to pay for no from his personal property. अगर कोई हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर हो, अगर नहीं है तो वो पर्सनली लाइबल नहीं होगा, लेकिन अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी और स्टेट है तो उसकी सूरत में वो लाइबल हो सकता है, तो इसी को आप फोकस करेंगे। Which of the following statement is true? Minor cannot be appointed as an agent. ये तो फॉल्स है, क्योंकि माइनर को आप अपॉइंट कर सकते हैं एजेंट। माइनर इज नॉट अलाउड टू प्लीड हिज माइनॉरिटी ऑलवेज, ये भी बात फॉल्स है। माइनर पे तो स्टॉपल का रोल अप्लाई नहीं होता, तो वो चाहे उसने झूठी क्यों ना बोला हो, तब भी उसकी माइनॉरिटी जो है उसको वो प्लीड कर सकता है। एन एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड, ये बात तो ट्रू है। और माइनर कैन रेटिफाई वॉइड एग्रीमेंट व्हेन ही बिकम्स मेजर, नो, रेटिफिकेशन अलाउड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। Which of the following statement is false? Minor cannot become partner in a firm. Yes, he is admitted to the benefits of a partnership, but he cannot become partner of the firm. So this is true. Education loan taken by minor is recoverable from his property, क्योंकि education necessities of life में आ जाएगा, तो ये भी true है। Minor can be declared as an insolvent, ये point false है, यही हमारा आंसर होगा। An agreement with a minor is void, तो ये भी एक true statement है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्टी फोर्थ है, अ पर्सन इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, ओके, बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड। ही में एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, बिल्कुल जी, जब साउंड माइंड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। ही में नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इवन व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, नहीं, तो ये तो नहीं है। ही कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, नन ऑफ अबव भी नहीं, सो ए ऑप्शन इज प्रॉपर। क्वेश्चन 55 है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो वॉर के दौरान तो करना ही मना है, वॉर से पहले वाले जो सस्पेंड हो जाते हैं ये टर्मिनेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर, तो इधर सस्पेंडेड और टर्मिनेटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर, ये करेक्ट आंसर है। बाकी सब जो हैं वो वेग स्टेटमेंट्स हैं इन द कॉन्टेक्स्ट। क्वेश्चन 56 है, एवरी पर्सन इज, ओके, व्हाट, हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। तो ऐसे पर्सन की कैपेसिटी होती है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उन्हें हम कहेंगे सच पर्सन इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। If a parent of a minor entered into an agreement on behalf of a minor being within the scope of the authority and for the benefit of the minor, then such agreement can be enforced by or against the minor. तो ये सारे बेसिक रूल्स की एक्सेप्शन आ जाती है
कि जब पेरेंट या गार्डियन जो हैं वो क्लियरली माइनर के बेनिफिट के लिए और अपनी अथॉरिटी के अंदर रहते हुए कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो इन्फोर्सेबल होता है। द एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनस हैविंग इंक्लूड स्पेसिफिक पर्सनस जिन्हें इडियट्स कहते हैं, लुनेटिक्स और ड्रंकन पर्सन। ये पर्सन हैविंग अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या अनसाउंड माइंड कहेंगे, तो ये इसमें स्पेसिफिक पर्सन भी शामिल हो जाते हैं जिन्हें इडियट्स कहते हैं, लुनेटिक्स जिनको टेम्परेरी अनसाउंडनेस होती है, और ड्रंकन पर्सन भी इसमें आ जाते हैं। If a person is usually of sound mind, then the dash that he was of sound mind lies on the person who सही स्टेटमेंट इसमें होनी चाहिए, who wants to affirm the contract, यानी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कंसीडर करना चाहता है उस पर होना चाहिए। और ये पॉइंट क्या बात हो रही है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ की बात हो रही है कि जो यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड होता है तो फिर उसका तो नॉर्मल तो हो गया अनसाउंड माइंड। तो अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर है और जब हुआ था तो उसका साउंड माइंड था, तो फिर आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा, क्योंकि जो उसको कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करार देना चाहता है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आंसर होगा, लेकिन पूरी स्टेटमेंट जो है वो भी थोड़ा सा करेक्ट करने की ज़रूरत है। 60 है, अ पर्सन डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट is an incompetent to contract and he cannot enter into a contract as his property is dealt with by। जब एक पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो कोर्ट उसकी जगह पे एक ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट कर देती है। और फिर वो ऑफिशियल असाइनी ही उस सारी प्रॉपर्टी को सेल वगैरह करता है, उससे जो पैसे आते हैं उससे क्रेडिटर्स को पे करता है जितना हो सकता है, और फिर कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाता है। तो एक पर्सन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उस वक्त उसकी सारी प्रॉपर्टी ऑफिशियल असाइनी के पास होती है। तो ऑफिशियल असाइनी और ऑफिशियल रिसीवर इज एप्रोप्रिएट आंसर। So that's all for today. Have a good day.